नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की किस तरह से उत्पत्ति हुई थी और उसका रहस्य पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में हम जानेंगे कि पृथ्वी है वो या उनकी जो अनेक विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने जो रहस्य दिए हैं परिकल्पनाओं के माध्यम से, और उन्हें बताए हैं कि इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, चाहे बीए सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, पीजी ज्योग्राफी से कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ साथ में जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, या रीट का एग्ज़ाम की तैयारी करें, अब जस्ट ही एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण, ज्योग्राफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, किस तरह से इसका निर्माण हुआ था। तो आज उनकी अनसुलझी जो कहानियां हैं वो आज हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। जो रहस्य है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सभी के सामने लेकर के आएंगे। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई थी, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। एक ये जो वर्तमान वास्तविक रूप में अब है पृथ्वी, वो किस तरह से आई थी। दूसरी तरफ जो पहले इसका जन्म हुआ था या उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय किस तरह से ये एक आग का गोला था, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। आग के गोले के समान जो आप इसमें रक्त की तरह देख रहे हैं। तो किस तरह से इसका जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तो इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी अपने प्रिय मित्रों को या अपने दोस्तों को तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जोड़ें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 नंबर पॉइंट है, आदिकाल से ही सौरमंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में मानव का एक केंद्रीय विषय रहा है। आदिकाल यानी प्राचीन काल से ही आज तक जो समय है उसमें सौरमंडल के बारे में और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में मानव है उसकी खोजबीन है, हमेशा करता रहा है, यानी हमेशा सर्चिंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो वो एक मानव का केंद्रीय विषय है कि किस तरह से ये जानना मानव के लिए भी उत्सुकता है कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, इसके पीछे क्या कारण था, और ये किस तरह से उत्पन्न हुई पृथ्वी, और उस पर जीवन संभव हुआ। अन्य जो ग्रह हैं उस पर जीवन संभव नहीं है, एकमात्र पृथ्वी ही क्यों जिस पर जीवन मौजूद है। तो ये मानव का एक प्राचीन विषय रहा है। आरंभिक समय में पृथ्वी व सौरमंडल की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। यानी प्राचीन समय में या आरंभिक समय में पृथ्वी व सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही मानते हैं, और आज भी मानते हैं। हम कहानियाँ सुनते हैं कि पृथ्वी है वो शेष नाग के फन पर है, या फिर किसी बेल के, गाय के सींग पर है, और अपने एक्स पर है, वो घूम रही है। ये हमने सुना है, कहानियों में भी सुना है, हमने भी सुना है और आपने भी सुना है। ये एक प्राचीन समय से लेकर के आज तक इसी तरह से उसको धार्मिक मान्यता मानी जाती है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार हम पृथ्वी को एक माता के रूप में मानते हैं। वो हमारी पृथ्वी या धरती माँ के रूप में कहते हैं उसको। तो वो एक उनकी अपनी धार्मिक मान्यता है पृथ्वी की। तो
उसको आज हम बताएंगे किस तरह से हैं। 3 नंबर पॉइंट है, इनके विपरीत अनेक वैज्ञानिक परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई थी। यानी ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं, तो इसके पीछे जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं सहकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी, और उसमें बहुत सारे भूगोलवेत्ता आते हैं। और सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता आया, कास्ट डी बफन आए थे, फ्रांस के आए थे, उन्होंने पृथ्वी के ये रहस्य सुलझाया था कि इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति है वो हुई थी। सर्वप्रथम कास्ट दी बफन फ्रांस के ये भूगोलवेत्ता थे। कास्ट दी बफन ये जो भूगोलवेत्ता आते हैं ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने 1749 ईस्वी में पहली बार तर्कों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाया गया था। यानी सबसे पहले 1749 ईस्वी का जो समय था, कास्ट दी बफन फ्रांस ने उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने खोज की, और उन्होंने तर्क के आधार पर, ऐसे नहीं कहा, अंधविश्वास के आधार पर नहीं कहा, उन्होंने तर्क दिए थे और तर्क के आधार पर उस पृथ्वी की उत्पत्ति है उस प्रक्रिया को उन्होंने समझाया था कि इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन समय में सूर्य था केंद्र में, और उसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड थे आपस में एक दूसरे से संपर्क में जुड़ते गए और पृथ्वी का निर्माण हुआ। या फिर पृथ्वी के पास, सूर्य के पास से एक अन्य जो तारा था वो गुजरा था, उसकी आकर्षण शक्ति अधिक होने की वजह से पृथ्वी की जो श्रृंगार के रूप में फिलामेंट है वो अलग हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ। और उससे छोटे छोटे कण हैं वो विभाजित हो गए, और विभाजित होने के बाद में उपग्रहों का निर्माण हुआ, जो टूटा हुआ फिलामेंट था उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा। जब वो तारा वापस दूर दराज क्षेत्र में चला गया, यानी उसकी दूरी बढ़ गई थी फिलामेंट से, तो उसके बाद में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और छोटे छोटे जो कण थे उपग्रह बने वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने पड़ा। तो ये इन सहकल्पनाओं के हम आगे चर्चा करेंगे। 5 नंबर पॉइंट है वो है, सौरमंडल में ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर 2 परिकल्पनाओं के माध्यम से समझाया गया। यानी सौरमंडल में ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर कोई परिकल्पनाएं ऐसी थी जो एक तारक और एक थी द्वितारक थी। तो ये 2 सहकल्पनाएं हैं, उसमें कोई भूगोलवेत्ता बताते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई वो एक तारे से हुई, कोई बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो द्वितारे से हुई, यानी 2 तारे से मिलकर के हुई। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम 2 सहकल्पनाएं, अलग अलग सहकल्पनाएं आती है, उन सहकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने सभी विद्यार्थी नोट बुक और पेन निकाल लीजिए, और नोटबुक और पेन, मेरी क्लास जब भी आप लगा रहे हो तो नोटबुक और पेन अवश्य अपने साथ में लेकर के बैठोगे, और उसमें ये जो पॉइंट वाइज है वो उसमें ऐड करते जाओगे, और ये डायग्राम भी बनाओगे कि प्राचीन समय में पृथ्वी है वो इस तरह से एक आग का गोला थी, और फिर अब वास्तविक रूप में, अब आधुनिक युग में इस तरह की पृथ्वी में दिखाई देती है। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। तो हम 2 तारों के आधार पर परिकल्पनाएं या 2 परिकल्पनाएं पढ़ते हैं। तो वो मुख्य सहकल्पनाएं या परिकल्पनाएं इस तरह की है, एक है अद्वैतवादी सहकल्पना और दूसरी आती है द्वैतवादी सहकल्पना। ये जो 2 सहकल्पनाएं हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी एक तारा के आधार पर सहकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी, और द्वैतवादी है वो 2 तारों के आधार पर सहकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी। तो हम सबसे पहले अद्वैतवादी सहकल्पना है वो की चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए हम अद्वैतवादी सहकल्पना पढ़ते हैं। तो अद्वैतवादी सहकल्पना में जो 1 नंबर हमारी सहकल्पना है उनमें कहा है कि कास्ट दी बफन के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई।
यानी ये जो आप 1 नंबर डायग्राम देख रहे हैं, एक तारक के रूप में ये सूर्य है और ये तारा है। तो इस एक तारे से या एक तारे के आधार पर है वो पृथ्वी की उत्पत्ति होना बताया गया है। इसलिए इस सहकल्पना को अद्वैतवादी या एक तारक सहकल्पना भी कहते हैं। तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी वो एक तारे से हुई, इसलिए उसको अद्वैतवादी सहकल्पना कहते हैं या एक तारक सहकल्पना भी कहा जाता है। इसे पेरेटल हाइपोथेसिस, पेरेटल हाइपोथेसिस का अर्थ होता है एक तारे के आधार पर, पेरेटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यानी एक तारे के आधार पर इसको भी, या फिर अद्वैतवादी सहकल्पना है उसको पेरेंटल हाइपोथेसिस सहकल्पना भी कहा जाता है। जो एक तारक सहकल्पना है उसको कहते हैं। 3 नंबर, सहकल्पना से संबंधित जो भूगोलवेत्ता आए थे, अद्वैतवादी सहकल्पना से संबंधित जो भूगोलवेत्ता थे, उनमें हम पढ़ते हैं कास्ट दी बफन पढ़ते हैं, इमैनुएल कांट पढ़ते हैं, रोस पढ़ते हैं, लाकियर पढ़ते हैं। तो ये अनेक भूगोलवेत्ता इसी सहकल्पना से ही संबंधित थे, इसलिए इसको अद्वैतवादी सहकल्पना के नाम से जाना जाता है। और इन भूगोलवेत्ताओं का अद्वैतवादी सहकल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि प्रमुख जो सहकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी, इमैनुएल कांट की वायवीय या गैसीय राशि परिकल्पना, ये हम 1 नंबर परिकल्पना पढ़ते हैं। इसमें आता है इमैनुएल कांट की वायवीय या वायवीय को बोलते हैं गैसीय राशि परिकल्पना। तो इमैनुएल कांट के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ये सहकल्पना या परिकल्पना है। तो इन्होंने कहा है, इस हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। यानी इमैनुएल कांट ने जो परिकल्पना दी थी वो 1755 ईस्वी में दी थी। ये 1755 ईस्वी का समय था और इस 1755 ईस्वी के समय में इन्होंने न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था उसको आधार बनाया था और उसके आधार पर है वो अपनी परिकल्पना दी थी। गुरुत्वाकर्षण जो नियम है न्यूटन का कि वो गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थों में से किसी में एक ज़्यादा होता है तो वो अपने तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह से कांट ने भी यही बताया था कि एक तारा है वो दूसरे तारे को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। और आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये स्टार तारा है, ये सूर्य है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक है। तो इस सूर्य से है वो छोटे छोटे पिंड है वो टूट करके इसकी ओर आकर्षित होते गए और ये सभी पिंड आपस में टकरा करके एक संयुक्त रूप में पृथ्वी का निर्माण हुआ था। आपस में जुड़ते गए सभी और जुड़ने के बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और ये पहले जो ये सभी पदार्थ थे वो गैस के रूप में या तरल रूप में थे, आपस में टकराते हुए उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो उसमें अग्नि उत्पन्न होने से वो ऊष्मा उत्पन्न होना शुरू हो गया। फिर ये गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से फिर उसके बाद में संकुचन उत्पन्न हुआ, यानी धीरे धीरे ठंडा होने से के बाद में ये छोटे छोटे भागों में अन्य टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में ये उपग्रहों का भी निर्माण होना शुरू हो गया। तो यानी इमैनुएल कांट ने जो परिकल्पना या सहकल्पना दी थी वो गुरुत्वाकर्षण नियम को आधार बनाया था और वो दिया था न्यूटन ने। तो कांट ने 1755 में ये सहकल्पना प्रस्तुत की थी। 2 नंबर, ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरी हुई अवस्था में थे। यानी ब्रह्मांड में जो देव निर्मित जो आद्य पदार्थ थे यानी छोटे छोटे कण थे या फिर धूलकण बोलते हैं जिनको, ये धूलकण है वो एक आद्य पदार्थ के रूप में थे जो बिखरी हुई अवस्था में अलग अलग स्थान पर ये वायुमंडल में मौजूद थे। तो ये आपस में है वो जुड़ते गए और प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर और शीतल और गतिहीन थे। यानी प्रारंभ में ये जो पदार्थ थे वो अत्यंत कठोर थे, यानी ये जो
पदार्थ थे ये कठोर यानी कड़े थे, और शीतल यानी ये एकदम ठंडे थे, उसमें उष्मा इस तरह की नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी, एकदम ठंडे थे, शीतल थे, और गतिहीन थे यानी ये किसी तरह की गति या हलचल नहीं कर रहे थे, एक स्थान पर ही मौजूद थे। तो यानी ये कहना चाहता है इमैनुअल कांट कि प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे, यानी कठोर थे, शीतल यानी ठंडे थे, और गतिहीन यानी ये न तो हिलते डुलते नहीं थे, ये एक स्थान पर मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद में आता है 4 नंबर, आपसी आकर्षण के कारण कण आपस में टकराने लगे। यानी जो सभी कण थे वो अपनी एक दूसरे की जो आकर्षण शक्ति थी, कांट ये समझाने का प्रयास करता है कि हर किसी पदार्थ में अपने अपने में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो पदार्थ जितना बड़ा होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के वजह से वो अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, और आकर्षित करना शुरू कर दिया तो अब दो पदार्थ आप सामने आएंगे तो वो आपस में टकराने लगेंगे। तो दोनों जो आकर्षण हुआ दोनों पदार्थों का, और वो आपस में टकराने लगे, जिससे ताप में निरंतर वृद्धि हुई तथा वह वायवीय राशि में परिवर्तित हुए। यानी जब आपस में टकराया, टकराने के बाद में ताप में वृद्धि होना शुरू हो गया। हम दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है यानी अग्नि निकलती है। तो वही है कि दो पदार्थ आपस में टकराने से उसमें क्या होता है, निरंतर ताप में वृद्धि होती है, और जब ताप में वृद्धि होती है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, वायवीय राशि यानी गैसीय राशि में परिवर्तित हो गई। तो यानी पहले वो गर्म हुए, गर्म होने के बाद में वो गैस में परिवर्तित हो गए। अतः ठंडा और गतिहीन मूल द्रव का एक विशाल तप्त निहारिका में परिवर्तित हो गया और अपने एक्स पर घूर्णन करने लगा। यानी गैस के बाद में या तप्त जो पदार्थ थे वो बाद में क्या हो गए थे, शीतल हो गए यानी ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद में वो गतिहीन जो मूल पदार्थ थे वो किस में परिवर्तित हो गए, एक निहारिका में परिवर्तित, यानी गोल आकार में निहारिका में परिवर्तित हो गए। और निहारिका में परिवर्तित होने के बाद में वो पदार्थ क्या होने लग गया, घूर्णन करने लग गया अपने एक्स पर। यानी जिस तरह पृथ्वी है अब घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है वो घूमना शुरू हो गया। हो सकता है पृथ्वी पहले पश्चिम से पूर्व की ओर न घूमी हो, पहले पूर्व से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर घूम रही थी, फिर जैसे जैसे पदार्थ आपस में टकराते गए और उसकी घूर्णन है या परिक्रमण जो दिशा थी वो बदलती गई। यानी जो उत्तर दिशा से लगा तो वो पश्चिम से पूर्व इस तरह से यहाँ लगा तो वो इस तरह से घूमना शुरू कर दिया, यहाँ पदार्थ टकराए तो वो इस तरह से घूमना शुरू कर दिया, है ना। हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मारते हैं, फेंक कर मारते हैं, तो वो पदार्थ क्या होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है। तो यानी जो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है। तो वो अपने एक्स पर घूर्णन करने लग गया। कणों की आपसी टकराव से लगातार संख्या में वृद्धि होती गई और आकार बढ़ता गया। यानी कणों का आपस में टकराव हुआ और आपस में टकराव होने की वजह से उसमें लगातार क्या होती गई, उसकी संख्या में वृद्धि होती गई, उसी आकार में वृद्धि होने लग गई, यानी आकार उसका बढ़ गया। तो पदार्थ, हम कोई मिट्टी लेते हैं और मिट्टी उठाते हैं तो हाथ में डालते रहते हैं तो उसकी मिट्टी का आकार है वो बढ़ जाता ना। इसी तरह से वो पदार्थ आपस में टकराते हैं, मिलते हैं दूसरे पदार्थ में, तो उसका आकार क्या हो जाता है, विस्तृत यानी बड़ा हो जाता है। आकार में वृद्धि के कारण अपकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। पहले अभिकेंद्रीय बल था और अभिकेंद्रीय बल होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर कम होता है। अपकेंद्रीय बल है वो ध्रुवों पर कम होता है, न के बराबर ही होता है, परंतु भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यानी अपकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया जो भूमध्य रेखा पर लगता है,
और अपकेंद्रीय बल क्या करता है, किसी पदार्थ को बाहर की ओर धकेलता है, बाहर फेंकता है पदार्थों को, या कोई हवा होती है तो उसे बाहर की ओर धकेलता है। तो अपकेंद्रीय बल की है वो अधिक बढ़ना शुरू हो गया, जिससे गैसीय पिंड के केंद्र में उभार बन गया। यानी अपकेंद्रीय बल होता है तो बाहर जाता है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो उभरा हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्र है वो चपटा हुआ है। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर अपकेंद्रीय बल नहीं है, सबसे अधिक आपको अभिकेंद्रीय बल मिलेगा, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा, वहां पर अपकेंद्रीय बल अधिक मिलेगा, इसलिए उभारे सबसे ज्यादा है। 12,756 किलोमीटर का भूमध्य रेखीय व्यास पढ़ते हैं, 12,714 किलोमीटर आप ध्रुवीय व्यास पढ़ते हैं। तो यानी पृथ्वी है वो ध्रुवीय क्षेत्र से चपटी है और अपकेंद्रीय बल भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर ज्यादा है, इसलिए वो पृथ्वी का उभार अधिक है। तो ये थी इमैनुअल कांट की वायवीय राशि या गैसीय राशि परिकल्पना, और ये एक तारे के आधार पर सहकल्पना प्रस्तुत की गई थी, और इस सहकल्पना के द्वारा समझाया गया था कि जो गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर जो न्यूटन ने दिया था उसके आधार पर ये बताने का उन्होंने प्रयास भी किया है कि सबसे पहले जो पदार्थ थे वो बिखरी हुई अवस्था में थे और वो शीतल, कठोर और गतिहीन पदार्थ थे। बाद में उसकी अपने अपने आकर्षण शक्ति हुई, किसी में गुरुत्वाकर्षण अधिक हुआ तो वो अपनी ओर आकर्षित करने लग गया, तो पदार्थ वहाँ पर जाकर क्या टकराने लगे। टकराने के बाद में दो पदार्थ, उसमें क्या हुआ, ताप में वृद्धि हुई। ताप में वृद्धि होने के बाद में वो गैस में परिवर्तित हुए, यानी वायवीय राशि में परिवर्तित हुए। फिर वो गैस से है वो ठंडे हुए, तपते वो ठंडे हुए। गतिहीन जो पदार्थ थे वो विशाल तप निहारिका में परिवर्तित हो गए, गोल परिवर्तित हो गए, और वो अपने एक्स पर घूमना शुरू कर दिया, उनके जो एक्स था उन पर घूमना शुरू कर दिया, और कणों के आपसी टकराव से उसमें वृद्धि होती गई और आकार है उनका बढ़ता गया। फिर जो अपकेंद्रीय बल था और अभिकेंद्रीय बल था, पहले अभिकेंद्रीय बल था, बाद में अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया, इसलिए भूमध्य रेखीय भाग है वो उभरा हुआ मिला और ध्रुवीय व्यास से चपटा मिला, और गैस पिंड है वो केंद्र में उभारे बन गया। तो ये इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना थी। आगे हम पढ़ते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो आइए हम लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है वो पढ़ते हैं, और एक तरफ डायग्राम भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं, एक तरफ डायग्राम और दूसरी तरफ हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिए लाप्लास ने किस तरह से निहारिका परिकल्पना के माध्यम से हमें, या नेबुला के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3, 4 नंबर जो डायग्राम है, 4 डायग्राम दे रखे हैं अलग अलग रूप में, ABCD के रूप में समझाने का प्रयास किया है। पहले इस तरह से शुरुआत में, फिर उसमें घूर्णन होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद में उसकी कक्षाएं है वो ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर अपने वास्तविक रूप में आए। तो चलो देखते हैं। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपनी परिकल्पना 1796 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में दी थी। यानी लाप्लास ने अपनी जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी, निहारिका परिकल्पना, वो दी थी 1796 ईस्वी में। 1796 में ये परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, और लाप्लास की अपनी पुस्तक थी, उसमें इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया था, और उस पुस्तक का नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये उसकी पुस्तक थी, और उस पुस्तक में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य बताए गए थे। इनकी निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना का संशोधित स्वरूप है। यानी लाप्लास ने जो परिकल्पना दी थी वो निहारिका परिकल्पना दी थी, वो इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना का संशोधित रूप है। यानी
कांट की परिकल्पना में संशोधन किया गया था। ठीक है, जो कांट ने किया, सॉरी लाप्लास ने किया था, कांट की परिकल्पना में संशोधन। लाप्लास की मान्यता है कि ब्रह्मांड में एक विशाल नीहारिका थी। यानी लाप्लास ने कहा है कि ब्रह्मांड में एक विशाल क्या थी, नीहारिका थी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक नंबर ये देखो, एक इस तरह की विशाल नीहारिका थी जिसमें असंख्य तारे इसमें मौजूद रहते हैं। नीहारिका पहले से ही गतिशील थी, यानी शुरुआत में ही वो क्या थी, गति कर रही थी। इस डायग्राम में आप गति कर देख रहे हैं, इस तरह से गति कर रही है, देखो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यानी नीहारिका थी वो इस तरह से, यानी धूलकणों से बनी हुई जो नीहारिका थी वो क्या कर रही थी, गति कर रही थी। और इसकी गति दर्शा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये देखो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति दर्शा रखी है। तो शुरुआत में क्या थी, एक नीहारिका थी जो गतिशील थी। यह ठंडी होकर आकार और आयतन में शीतलन के कारण संकुचन की वजह से कम हो रही थी। यानी ये जो नीहारिका थी वो क्या होती गई, ठंडी होती गई, और आकार था या फिर उनका आयतन था उसमें क्या हुआ, शीतलन यानी ठंडी होती गई, और उसमें संकुचन होता गया। और आकार है वो घटता गया। अब कोई चीज है संकुचन होगा तो वो आकार उसका क्या होगा, कम होता जाएगा। हम उस चीज को पिघलाएंगे, तप्त करेंगे, तपाएंगे, तो वो क्या होती जाएगी, बिखरती जाएगी। तो इसी तरह से नीहारिका थी वो पहले तप्त थी, उसके बाद में वो उसमें क्या हुआ, संकुचन हुआ, ठंडी होती गई, शीतलन होता गया, तो उसके आकार में क्या होती होगी, कमी होती गई, यानी छोटी होती गई। नीहारिका के आयतन में कमी के कारण उनकी गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। यानी नीहारिका जो नीहारिका थी, ये जो आप देख रहे हैं नीहारिका, उस नीहारिका के आयतन में कमी के कारण उसकी गति में क्या होता गया, निरंतर वृद्धि होने लगी। आयतन है उसका बढ़ता चला गया, लगातार वृद्धि होती गई। घूर्णन गति में वृद्धि से अपकेंद्रीय बल में भी वृद्धि हुई। ये तो इमैनुअल कांट ने भी कहा था कि अभिकेंद्रीय बल से है वो अपकेंद्रीय बल अधिक होता गया। तो इन्होंने की कहा है कि जैसे जैसे घूर्णन गति में जो वृद्धि हुई थी पश्चिम से पूर्व की ओर, उस समय उसके अपकेंद्रीय बल में भी क्या होती गई, वृद्धि होती गई। जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तब नीहारिका से एक छल्ला अलग हो गया। यानी जब अपकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होना शुरू हुआ, तब नीहारिका से एक छल्ला है वो क्या हो गया था, अलग हो गया। यानी अपकेंद्रीय बल बढ़ा, उससे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो उस नीहारिका से है वो एक छल्ला था या तारा था वो क्या हो गया था, अलग हो गया, यानी उससे टूट गया था, वो टूट करके अलगे विभाजित हो गया। यह छल्ला कई भागों में विभाजित हो गया और ठंडा होने से ही ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था। यानी जो टूटा हुआ जो छल्ला था वो कई भागों में, एक दो नहीं, 7 8 9 वो अनेक भागों में वो विभाजित हो गया। और वो सिकुड़ते गए, ठंडे होते गए, और जो बड़े थे वो ग्रह बन गए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिया, और जो छोटे थे उनकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता कम थी वो क्या हुआ, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो इससे ग्रह और उपग्रहों का क्या हुआ था, निर्माण हो गया। तो ग्रहों में हमारे जो पृथ्वी है उसमें ग्रहों में आती है जो पृथ्वी की दूरी से तीसरे स्थान पर है, और आकार या भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 5वें स्थान पर आती है। तो यानी उपग्रह का निर्माण हुआ। नीहारिका का शेष भाग हमारा सूर्य बन गया। अब जो छल्ला टूट गया वो तो ग्रह उपग्रह में विभाजित हो गए। शेष जो नीहारिका थी वो किस में परिवर्तित होगी, जो वर्तमान जो सूर्य है, जो ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, उसकी रोशनी से सभी ग्रह चमकते हैं,
तो वो सूर्य बन गया। तो ये निहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास की थी, जो एक तारक के आधार पर ये दो परिकल्पनाएं आप पढ़ना। एक तो आती है वायवीय राशि परिकल्पना जो अद्वैतवादी परिकल्पना थी, एक आती है निहारिका परिकल्पना जो 1796 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, जो लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये दोनों परिकल्पनाएं हैं, इसके अंतर्गत आती है। एक और आती है बिग बैंग सिद्धांत भी आता है, उसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे वायुमंडल का आकार है वो बढ़ता जाता है, उसी तरह से उसमें ग्रहों का या उपग्रहों का आकार भी बढ़ता जाता है। और तारे हैं वो एक उनकी दूरी है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे गुब्बारा होता है, हम छोटा गुब्बारा फुला करके उसमें कुछ टिक मार्क करते हैं, उसके बाद में उसको बड़ा फुलाते हैं, तो उसमें जो टिक मार्क जो हमने पास पास में किए थे, तो उसके बीच का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, बड़ा फुलाने के बाद में बढ़ जाता है, उसका गैप बढ़ जाता है। तो बिग बैंग का सिद्धांत यही बताता है आपको। अब हम पढ़ते हैं दूसरी परिकल्पना या सहकल्पना, वो आती है द्वैतवादी सहकल्पना। हमने अद्वैतवादी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं द्वैतवादी सहकल्पना। द्वैतवाद पढ़ेंगे तो द्वैतवाद जो सहकल्पना है उसमें हम देखिए, पृथ्वी सहित सभी ग्रहों का निर्माण एक से अधिक तारों से हुआ है। यानी एक तारों से नहीं, ये आप 2 नंबर डायग्राम देख रहे हैं, इसके आधार पर देखो, यानी एक से अधिक तारों से है। वो द्वैतवादी सहकल्पना बताती है कि एक तारे से नहीं बल्कि एक से अधिक तारों के द्वारा निर्माण हुआ है। अब इस सहकल्पना से संबंधित कौन कौन से भूगोलवेत्ता थे वो पढ़ो। तो उसमें चैम्बरलिन आता है, चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो आती है। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना आती है, उसके साथ साथ में रसेल है, पोयल एवं लीट है और ओटो स्मिट है। ये भूगोलवेत्ता थे, वो द्वैतवादी सहकल्पना से ही संबंधित थे। ये उनकी द्वैतवादी सहकल्पना है। तो हम एक एक भूगोलवेत्ताओं के रूप में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सहकल्पना किन किन भूगोलवेत्ताओं ने दी है। तो चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है वो पढ़ते हैं सबसे पहले। जो ये भूगोलवेत्ता आता है चैम्बरलिन, और चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना हम पढ़ते हैं। तो ये कब दी गई थी परिकल्पना, देखिए चैम्बरलिन ने निहारिका के विपरीत सन 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना दी गई थी। जो निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने एक तारे के आधार पर दी थी, और चैम्बरलिन ने है उसके विपरीत और उसकी आलोचना करते हुए अपने द्वितारक या एक तारे से अधिक तारों से पृथ्वी का या ग्रहों का निर्माण हुआ था, तो उसके आधार पर अपनी परिकल्पना ग्रहाणु जो परिकल्पना है वो प्रस्तुत की गई थी 1905 में। उनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक निहारिका से नहीं हुई है। यानी चैम्बरलिन ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक जो निहारिका आप बताते हो उस निहारिका से नहीं हुई है, बल्कि कई तारों से, असंख्य तारों से निर्मित हुई है, जिसके अवशिष्ट भाग से सूर्य बना। और आपने कहा था कि शेष भाग से सूर्य बना, जो अवशिष्ट बना हुआ जो निहारिका बची हुई निहारिका थी उससे सूर्य बना था। तो ये उसको गलत ठहराते हैं कि एक तारे से निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई और जिसके अवशिष्ट भाग से सूर्य बना, ये भी गलत है। तो चैम्बरलिन ने ये भी गलत साबित कर दिया। आइए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। ये देखो डायग्राम में, एक ये साथी तारा
और ये हमारा सूर्य। जब ये साथी तारा सूर्य की ओर बढ़ रहा है, ये देखो, तो ये जब सूर्य की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें क्या थी, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था इस साथी तारे में। सूर्य में इसके मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल कम था। तो ये इस तारे को, सूर्य को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये अपनी ओर आकर्षित करने की वजह से इसमें एक श्रृंगार उत्पन्न हुआ जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ये फिलामेंट है सूर्य से टूट करके अलग हो गया। और जब तक ये अलग हुआ तब तक ये साथी तारा इस सूर्य से दूर चला गया, और दूर जाने के बाद में सूर्य की आकर्षण शक्ति इस पर अधिक हो गई। अब आकर्षण शक्ति इसकी अधिक हुई तो फिलामेंट है वो उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिया। अब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी एक ग्रह बन गया। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। आगे देखिए, चैम्बरलिन या उनके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। आप देख रहे हैं एक सूर्य और एक साथी तारा, दो तारे हैं। पहले इसको मत गिनो फिलामेंट को एक बार, ये सूर्य था ये और साथी तारा, ये दो दो बड़े तारे ब्रह्मांड में थे, जिसमें एक सूर्य तथा दूसरा उसका साथी तारा था। सूर्य ग्रहों के निर्माण से पूर्व ठोस कणों से निर्मित एक चक्राकार व शीतल तारे के रूप में था। यानी सूर्य है वो ग्रह के निर्माण से पूर्व क्या था, एक ठोस कणों से निर्मित था और एक चक्राकार में और शीतल तारे के रूप में मौजूद था। ये कौन कह रहा है, चैम्बरलिन कह रहा है। आगे चलते हैं। तो ब्रह्मांड में सूर्य के पास से साथी तारे के गुजरने से सूर्य से अनेक छोटे छोटे कण बाहर होकर अलग हो गए। यानी ब्रह्मांड में सूर्य के पास से साथी तारे के गुजरने से सूर्य से अनेक छोटे छोटे जो कण थे वो बाहर होकर उससे क्या हो गए, अलग हो गए थे, यानी उससे अलग हो गए। ये देखो आप फिलामेंट है जो अलग हुआ था, इस तरह से सभी है वो अलग हो गए। बिखरे हुए कणों को बड़े ग्रहाणुओं से ग्रहों का निर्माण हुआ। जो बड़े बड़े जो कण थे उससे ग्रहों का निर्माण हो गया और छोटे छोटे थे उससे उपग्रहों का निर्माण होगा। और ये देखो कह रहा है बिखरे हुए बड़े ग्रहाणुओं से ग्रहों का निर्माण हो गया। उनके अनुसार यानी चैम्बरलिन के अनुसार सूर्य से कणों के अलग होने का मुख्य कारण पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति को बताया है। यानी उसकी ज्वारीय शक्ति अधिक थी साथी तारे की, और साथी तारे की ज्वारीय शक्ति अधिक होने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर सूर्य से है वो फिलामेंट है वो या असंख्य रूप में तारे है वो विभाजित हो गए। जो बड़े तारे थे उससे ग्रहों का निर्माण हो गया, छोटे तारे थे उसका उपग्रहों का निर्माण हो गया, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो यानी ज्वारीय शक्ति के कारण ये हुआ था ग्रहों का निर्माण, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। अब हम पढ़ते हैं द्वैतवादी सहकल्पना में दूसरी परिकल्पना, और वो दी थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। यानी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, जेम्स जीन्स ने और जेफरीज ने, इनकी दोनों की संयुक्त परिकल्पनाएं आती है। जेफरीज ने इनकी परिकल्पना में संशोधन किया था। जेम्स जीन्स और जेफरीज, चलो देखते हैं। इस परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किया। किसने, जेम्स जीन्स ने है 1919 में किया था, तथा सन 1929 में जेफरीज ने संशोधन किया था। यानी सबसे पहले जेफरीज ने परिकल्पना प्रस्तुत की और
जेम्स जीन्स ने परिकल्पना प्रस्तुत की और 1929 में जेफरीज ने इस परिकल्पना में क्या कर दिया था, संशोधन कर दिया था। हाँ चलो, जेफरीज के अनुसार और जेम्स जीन्स के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य साथी तारे से हुआ है। डायग्राम देखो, ये सूर्य है और ये उसका साथी तारा है। तो यानी ग्रहणों जो परिकल्पना दी थी चैम्बरलिन की, उन्हीं के अनुसार आती है, लगभग थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उन्हीं के अनुसार है। तो यानी सूर्य था और एक क्या था, इसका साथी तारा था। तो दो तारे से हुआ है। सूर्य अपनी जगह पर घूर्णन कर रहा था, यानी सूर्य है वो अपनी जगह पर स्थित था और वो अपने स्थान पर घूर्णन कर रहा था। ठीक है, तो परिक्रमा नहीं कर रहा था किसी की, सूर्य वो घूर्णन कर रहा था, सूर्य घूर्णन, ध्यान से पढ़ना, सूर्य अपनी जगह पर क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था। सूर्य के निकट से एक विशाल साथी तारा गुजरा। ये देखो, ये सूर्य है और इससे यहां से होकर के ये साथी तारा, ये स्टार आप देख रहे हैं, ये स्टार है, वो यहां से गुजरा था। साथी तारा सूर्य से आकार व आयतन में काफी बड़ा था, यानी आकार में भी बड़ा था और उसके आयतन है उसमें भी बड़ा था। तो यानी सूर्य से क्या था, आकार और आयतन में बड़ा था। इस निकट आ रहे साथी तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की सतह पर ज्वार उत्पन्न होने लगा, यानी ज्वार है वो उत्पन्न हुआ। यानी उसकी जो स्टार है, ये साथी तारा है, उसकी आकर्षण शक्ति क्या थी, अधिक थी। तो साथी तारे की आकर्षण शक्ति अधिक होने की वजह से सूर्य की सतह से ज्वार उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी कुछ भागे बाहर की ओर निकलना शुरू हुआ। साथी तारा और पास आने लगा, यानी ये जो साथी तारा है वो सूर्य के नजदीक आने लगा, जिससे सूर्य के बाहरी भाग में सिंगार के आकार का ज्वार उठा और अलग हो गया। यानी जब ये सूर्य के पास में आने लगा तो इसकी आकर्षण शक्ति अधिक थी, तो सूर्य से जो सिंगार उत्पन्न हुआ था, फिलामेंट अलग हुआ था, वो क्या जो उत्पन्न हुआ था वो क्या हो गया, अलग हो गया, यानी सूर्य से अलग हो गया। और अलग होने के बाद में सिंगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। यानी ये जो सिंगार उत्पन्न हुआ था, गोल आकृति में उत्पन्न हुआ था, उसको क्या कहा गया, फिलामेंट कहा गया। तो इस तरह से ये आकृति उसकी बन गई थी। यह सिंगार यानी फिलामेंट साथी तारे के साथ नहीं जा सका, क्योंकि साथी तारा था यहां से, तब ये जब सूर्य से अलग हुआ था तब तक ये क्या कर रहा था, आगे निकल चुका था, यानी सूर्य से आगे निकल चुका था। तो ये साथी तारे के साथ में नहीं जा सका और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। तो फिर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें अधिक बढ़ गया और बढ़ने के बाद में सूर्य के चारों ओर ये क्या करने लग गया, परिक्रमा करने लग गया। फिलामेंट के शीतल व संकुचन होने से वह कई टुकड़ों में टूट गया और कई ग्रहों में बदल गया। यानी जो ये फिलामेंट था वो फिर क्या हुआ, यानी शीतल होना यानी ठंडा होना शुरू हो गया। अब ठंडा होगा, एक तो तरल होता है और तरल होता है वो बिखर जाता है, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला मेग्मा है, मेग्मा उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है, चारों ओर बिखर जाता है, वो काफी दूर तक चला जाता है, पतला होता है, जब सिलिका की मात्रा कम होती है तब। जब वो ठंडा होता है, लावा में परिवर्तित होता है, बाहर आता है, लावा परिवर्तित होता है, और ठंडा होने के बाद में वो संकुचन होना शुरू हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है। तो संकुचन होता है तो उस भाग क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। यानी
शीतल व संकुचन होने से वह कई टुकड़ों में टूट गया और कई घरों में बदल गया। यानी ये सिकुड़ने के बाद में छोटे छोटे भागों में ये खंडित हो गया, टूट गया, और टूट करके जो भाग टूटे थे वो अलग अलग सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, जो ग्रह के रूप में बदल गए। इसी प्रकार सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ग्रहों में ज्वार उत्पन्न हुआ। यानी इसकी सूर्य की आकर्षण शक्ति बढ़ गई और बढ़ने के वजह से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होना शुरू हो गया। जैसे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है सूर्य की आकर्षण शक्ति की वजह से, जल ऊपर उठता है उसको ज्वार, वापस नीचे गिरता है तो उसको भाटा बोलते हैं। तो वो सूर्य की आकर्षण शक्ति और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से ही होता है। ज्वार से कुछ पदार्थ और अलग होने से उपग्रह बन गए थे। यानी जो ज्वार थे उसके कुछ पदार्थ है वो अलग होने से क्या हो गए थे, उपग्रह का निर्माण हो गया था। जो उपग्रह जो बने थे वो किससे बन गए थे, जो ग्रहों से छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो अलग हो गए थे। फिलामेंट का मध्य भाग चौड़ा तथा किनारे का भाग पतला था। यानी जो ये फिलामेंट था इसके मध्य का भाग था वो चौड़ा था और किनारे का भाग था वो पतला होता गया। इस कारण मध्य में बड़े भाग जो खंडित हुए थे और ये टूटकर भाग चले गए थे, तो ये पतले भाग थे वो किनारे पर चले गए और जो बीच का जो भाग था खंडित तो मध्य में रह गए। तो यानी जैसे बुध शुक्र है वो किनारे वाले थे और अरुण वरुण है वो भी किनारे वाले, तो ये छोटे ग्रह के रूप में हैं, ठीक है। और अन्य जो बीच वाले आकृति में आते हैं तो वो बड़े ग्रह के रूप में हो गए। तो इनका आकार है वो चौड़ा हो गया। तो मध्य भाग वाले चौड़े हो गए और किनारे भाग वाले पतले हो गए। इस कारण मध्य में बड़े ग्रह और किनारों पर छोटे ग्रह बन गए थे। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने ये परिकल्पनाएं, भूगोलवेताओं ने जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, जो अद्वैतवादी द्वैतवादी परिकल्पना, और उसमें अद्वैतवादी में हमने कांट की वायवीय राशि और लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना पढ़ी थी। और उसमें एक तारे के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति होना बताया था। उसके बाद में हमने द्वैतवादी परिकल्पना पढ़ी और द्वैतवादी परिकल्पना में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक से अधिक तारों से है पृथ्वी की उत्पत्ति माना गया था। ग्रहों का निर्माण होना माना गया था। जो पहले तपत थे फिर सिकुड़ने के बाद में अलग अलग भागों में विभाजित हो गए और विभाजित होने के बाद में ये ग्रहों में बदल गए, जिससे हमारी पृथ्वी भी उन ग्रहों में सूर्य की दूरी के आधार पर तीसरे स्थान पर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर है, यानी सभी ग्रहों की आकार की स्थिति के आधार पर 5वें स्थान पर मौजूद है। तो आज ये हमारा वीडियो था पृथ्वी की उत्पत्ति और इसमें हमने समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सभी बच्चों को पसंद आए, सभी विद्यार्थियों को पसंद आए। तो आगे से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसमें अलग से क्या है या क्या नहीं है। और कमेंट में एक मुझे क्वेश्चन ज़रूर बताना कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कब हुई थी। तो ये मुझे ज़रूर बताओगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।